जीवों में जीवन अवधि, लाइफ पीरियड, किसी जीव का उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय उसका जीवन काल या जीवन अवधि कहलाता है। प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य एक जीव है जिसका जीवन काल 70-75 वर्ष माना गया है। इसी प्रकार अलग अलग जीवों का अलग अलग होता है। कुछ जीवों के जीवन काल निम्न है। कुछ जंतुओं के जीवन काल हाथी 65 से 70 वर्ष, कुत्ता 20 से 25 वर्ष, तितली 1 से 2 वर्ष, गाय 20 से 25 वर्ष, घोड़ा 50 से 60 वर्ष, कछुआ 100 से 150 वर्ष, कौवा 15 वर्ष। कुछ पौधों के जीवन काल गुलाब 5 से वर्ष, केला 25 वर्ष, धान 3-4 महीना, बरगद 200 वर्ष, पीपल 1500 वर्ष, आम 100 वर्ष, जामुन 60 वर्ष। जनन, रिप्रोडक्शन, जनन द्वारा कोई जीवधारी वनस्पति या प्राणी अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। जन्म देने की इस क्रिया को जनन कहते हैं। जनन का अर्थ है अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन के उद्देश्य, पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन जीवों की एक प्रमुख जैविक क्रिया है जिसके उद्देश्य निम्न है। जीव जनन करते हैं और अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं जिससे उनकी संख्या में वृद्धि होती है। जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और विभिन्नताओं से विकास होता है। जनन के द्वारा ही किसी जीव की मृत्यु होने पर भी उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। जनन के प्रकार यह निम्न प्रकार के होते हैं। 1. कायिक वर्धी जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। 2. अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3. लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जब किसी पौधे में जड़, तने, पत्ती के द्वारा नए पौधे को जन्म दिया जाता है तो उसे हम कायिक जनन, वर्धी जनन कहते हैं। नए पौधे आकार की व अनुवंशिकी रूप से अपने मातृ पौधे के एकदम समान होते हैं। वह इनके गुण अपने मातृ पौधे के एकदम समान होता है। मातृ पौधे का वह भाग जो नए पौधे को बनाता है उसे कायिक प्रवर्ध कहते हैं। जो जड़, तनान व पत्ती, इनमें से कोई भी हो सकता है। कायिक जनन के प्रकार: 1. प्राकृतिक कायिक जनन। 2. कृत्रिम कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन में स्वतः ही पौधे का रूपांतरित भाग या कायिक प्रवर्ध अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देता है। प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां निम्न है। 1. जड़ों द्वारा कायिक जनन। जब कोई पौधा जड़ों द्वारा अपने समान नए पौधे को जन्म देता है तो उसे हम जड़ों द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। जैसे परवल में ट्रिकोसोम्टेल्स, शकरकंद, इमोमिया, बतातास, सतावर पौधे में एस्पैरागस प्लांट। 2. तनों द्वारा होने वाला कायिक जनन। जब किसी पौधे में तने के द्वारा अपने समान नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है तो उसे तने द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। जैसे अदरक, जिंजर, हल्दी, टर्मेरिक, आलू, पोटैटो आदि। 3. पत्ती द्वारा होने वाला कायिक जनन। जब किसी पौधे में पत्ती के द्वारा अपने समान नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है तो इसे पत्ती द्वारा होने वाला कायिक जनन कहते हैं। जैसे अजूबा में, बिगोनिया पौधे में। कृत्रिम कायिक जनन पौधों में कायिक जनन मनुष्यों द्वारा विभिन्न तरीकों से कराया जाता है। अतः इस प्रकार से कायिक जनन जो मनुष्य द्वारा कराया जाता है कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। 1. कलम लगाना। इस प्रक्रिया में पौधे की छोटी छोटी टहनियों को काट लिया जाता है, परंतु इस बात का ध्यान रखना होता है कि इन कटी हुई टहनियों पर कक्षस्य कलिका होना अनिवार्य है, क्योंकि कक्षस्य कलिका से ही नए पौधे का निर्माण होता है। यह टहनी ही कलम कहलाती है। इन कटे हुए टहनियों को मृदा में आधा रोप दिया जाता है, जिससे कुछ समय पश्चात नया पौधा विकसित होता है। कलम लगाने की प्रक्रिया कई पौधे में की जा सकती है, जैसे गुलाब, गुड़हल, अंगूर, नींबू आदि। दाब लगाना। इस क्रिया में मातृ पौधे के तने की शाखा को मृदा में इस प्रकार से गाड़ दिया जाता है कि इसका अग्र भाग वायु में होता है। दबे हुए भाग से कुछ समय पश्चात जड़ें निकलती हैं। इस तने या भाग को मातृ पौधे से अलग कर दिया जाता है और इसे स्वतंत्र पौधे के रूप में विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है।
यह प्रक्रिया अंगूर, स्ट्रॉबेरी जैसे पौधों में अपनाई जाती है। रोपण इस विधि द्वारा पौधों की उत्तम या उच्च किस्म विकसित की जा सकती है। इसमें एक ही जाति के अच्छे किस्म वाले पौधे के कलम को दूसरे सामान्य या निम्न किस्म वाले पौधे के स्कंद पर लगा दिया जाता है। कलम उच्च किस्म के पौधे की तथा स्कंद निम्न किस्म के पौधे की है। इन दोनों पौधों को पट्टी से इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि दोनों एक ही पौधे के रूप में विकसित होते हैं। इस प्रक्रिया को ही रोपण कहते हैं। लगभग 4 सप्ताह के बाद उस जोड़ वाले स्थान से उस पट्टी को हटा दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त पौधे की जड़ें तो स्कंद की होती हैं, परंतु उसका मुख्य तना फल, फूल आदि उच्च किस्म वाले पौधे यानी कलम की होती है। यह विधि आम, नींबू, सेब आदि में अपनाई जाती है। गूटी बांधना यह दाब लगाने की विधि का ही परिवर्तित रूप है। इस विधि का प्रयोग वृक्षों की अधिक ऊंचाई पर स्थित शाखाओं पर किया जाता है, जहां दाब विधि का प्रयोग नहीं हो पाता। इसमें वृक्ष की एक स्वस्थ शाखा के बीच से चाकू द्वारा छाल हटा देते हैं। कटे हुए भाग पर गीली मिट्टी लपेटकर मोटे कपड़े या टाट द्वारा बांध देते हैं। इसे गूटी कहते हैं। कुछ दिनों पश्चात कटे भाग से अब स्थानिक जड़ें निकलने लगती हैं। पर्याप्त जड़ें निकलने पर जड़ के पीछे से शाखा को काटकर अलग कर लिया जाता है। यह शाखा वृद्धि करके एक नया पौधा बनाती है। लीची, नींबू आदि में यह विधि अपनाई जाती है। अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन की क्रिया से उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होती है, अर्थात अपने जनक का क्लोन होती है। इसीलिए अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन भी कहते हैं। अलैंगिक जनन की विधियां मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 1. द्विभिंडन बाइनरी फिशन 2. बीजाणुजनन स्प्री मुकुलन कलिका जेमल्स 5. कन्फ्रैगमेंटेशन 6. पुनरुद्भवन द्विविखंडन या द्विविभाजन बाइनरी फिशन। इस विधि में प्राय जनन के समय जनक का शरीर 2 बराबर भागों में समसूत्री विभाजन द्वारा बांटकर 2 नए संतति जीवों का निर्माण करता है। इसी को द्विविभाजन द्वारा अलैंगिक जनन कहते हैं। यह प्राय एक कोशिकीय जीवों में होता है, जैसे अमीबा, युगलीना। बीजानुलेशन इस विधि द्वारा जनन के समय जीवों की कोशिका में या बाहरी भाग पर एक कोशिकीय पतली भित्ति आवरण युक्त संरचना का निर्माण होता है, जिसे बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु कुछ समय बाद जनक कोशिका या पौधे से अलग होकर विभिन्न स्थानों पर फैलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। इसे ही बीजाणु जनन कहते हैं, जैसे क्लैमिडोमोनास शैवाल, पेनिसिलियम कवक। मुकुलन बडिंग इस प्रकार का विभाजन यीस्ट में पाया जाता है। इस विधि में यीस्ट कोशिका के बाहरी भाग पर जनन के समय सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं बनती हैं, जिसे मुकुल कहते हैं। यही मुकुल यीस्ट से अलग होकर अनुकूल समय आने पर एक नए यीस्ट में बदल जाता है। कलिका जब किसी पौधे में पत्ती या तने के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय हरे रंग की गोलाकार संरचनाएं बनती है, तो उसे कलिका कहते हैं। और यही कलिका मात्र पौधे से अलग होकर अनुकूल समय आने पर नए पौधे के रूप में बदल जाता है, जैसे फ्लूरिया पौधे में। फ्रेगमेंटेशन इस विधि में बहुकोशिकीय जनक जंतु का शरीर 2 या अधिक खंडों में स्वतः टूट जाता है और प्रत्येक खंड अनुकूल समय आने पर एक नए पौधे या जीव में बदल जाते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा शैवाल, यूलोथिक्स वन। कुछ जीवों में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है, जैसे प्लेनेरिया, स्पंज, हाइड्रा व अमीबा। यदि इन जीवों का शरीर कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए और वे प्रत्येक टुकड़े जिसमें केंद्रक का अंश उपस्थित होता है, वे टुकड़े पुनः विभाजन द्वारा पूर्ण शरीर का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया को पुनरुद्भवन कहा जाता है। अलैंगिक जनन के लाभ 1. इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिकी व आकारकी में जनक के समान होती है। 2. इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान में गुणसूत्रों की संजनक के गुणसूत्रों की संख्या के समान होती है। इसमें जनन के लिए केवल एक जीव की आवश्यकता होती है। इसमें युग्मकजनन, निषेचन आदि की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन की हानियां इस विधि द्वारा नई प्रजाति का विकास नहीं होता है। 2. इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। 3. इससे उत्पन्न संतान में किसी नए गुण का विकास नहीं होता है। इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान दुर्बल होती है। लैंगिक जनन या लिंगी जनन
वह जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए दो विपरीत जन को नर मादा की आवश्यकता होती है, उसे हम लिंगी या लैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया में लैंगिक अंगों जैसे नर में वृषण व मादा में अंडाशय की आवश्यकता होती है। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है जो प्रायः उच्च श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। लैंगिक जनन में घटित होने वाली घटनाएं क्रमबद्ध होती है, जिन्हें 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। 1. निषेचन पूर्व घटना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। निषेचन फर्टिलाइजेशन। 2. निषेचन के बाद घटनाएं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। निषेचन पूर्व घटना। लैंगिक जनन में नर व मादा युग्मकों के मिलने से पहले होने वाली धन घटनाओं को निषेचन से पूर्व होने वाली घटनाएं कहते हैं, जो इस प्रकार है। युग्मक जनन, युग्मक स्थानांतरण, गैमेट ट्रांसफर। युग्मक जनन। युग्मक जनन की प्रक्रिया में नर जनांग में नर युग्मक का निर्माण होता है तथा मादा जनांग में मादा युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक सदैव अगुणित होते हैं और इनका निर्माण जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। ये युग्मक प्राय जनन कोशिका होती है। इसके संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मक स्थानांतरण। युग्मक निर्माण के पश्चात नर युग्मक व मादा युग्मक एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, जिसे युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। ये युग्मक स्थानांतरण जंतुओं और पौधों में अलग अलग होता है। जैसे जंतुओं में युग्मक स्थानांतरण प्रजनन मार्ग योनि मार्ग से फैलोपियन नलिका के रास्ते मादा युग्मक के पास स्थानांतरित होता है, जबकि पौधों में यह क्रिया जल, कीट, वायु आदि माध्यम द्वारा संपन्न होता है। निषेचन फर्टिलाइजेशन। निषेचन प्रक्रिया में नर युग्मक व मादा युग्मक एक दूसरे से संलयित होते हैं। इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं। इसके पश्चात द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसे सिंगेमी भी कहा जाता है। निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं। निषेचन के बाद होने वाली समस्त घटनाएं निषेचन पश्चात घटनाएं कहलाती है। इसमें नर युग्मक N व मादा युग्मक N के संलयन के बाद युग्मनज DUN का निर्माण होता है। युग्मनज वृद्धि करके भ्रूण बनाते हैं। भ्रूण विकसित होकर नए जीव का निर्माण करता है। नर युग्मक N, मादा युग्मक N, युग्मनज DUN, भ्रूण, नया जीव, भ्रूणोद्भव, भ्रूण का विकास। निषेचन के बाद युग्मनज से DUN भ्रूण का विकास होता है, जिसे भ्रूणोद्भव कहते हैं। इस क्रिया में ये युग्मनज DUN बार बार समसूत्री विभाजन करके कई कोशिका बनाती है। फिर यही कोशिका एक ऊतक बनाती है और यही ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। यही अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और यही अंग तंत्र नए जीव का निर्माण करता है।